प्रदेश के सीधी जिले में गहनों की दुकान में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने दुकान के मालिक के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि जिस वक्त बदमाश दुकान में लूट के इरादे से घुसे, दुकान के मालिक का बेटा हार्दिक वहीं सो रहा था। इसके बाद दुकान में घुसे बदमाशों ने हार्दिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से हार्दिक के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई, जिससे वो बेहोश हो गया। पुलिस के मुताबिक होश में आने पर उसने घटना के बारे में परिवार के लोगों को बताया। गहनों की दुकान के मालिक ने दुकान से 2 किलो सोना और करीब 30 किलो चांदी लूटे जाने का दावा किया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए 8 टीमें बनाई हैं। सनसनीखेज घटना है। ऐसे परिदृश्य में इसमें जो है लगभग 8 टीमें इसमें गठित की गई है, जिनको कि विभिन्न प्रकार के टास्क दिए गए हैं और ये जो है उन पर संबंधित टीम को जो है कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर परिणाम हो। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश सरकार का जाना तय है। साथ ही एलजेपी में टूट के लिए भी उन्होंने नीतीश को ही जिम्मेदार बताया। राजनीति की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी चर्चा में रही कि सरकार ये चल नहीं पाएगी। अभी भी बोलते हैं आप लोग कि मतलब सरकार ये चलेगी नहीं। पहले तो कुछ बयान इस तरह का आया था कि सरकार शायद 3 महीने में गिर जाएगी। कुछ देखिए, सरकार चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जनादेश जो है महागठबंधन को दिया और चुनाव आयोग ने अपने नतीजे सुनाए। कई ऐसे एविडेंस हैं, वो डिबेट हम करना नहीं चाहते। सरकार कैसे बनी, जो है बन गई, सरकार बन गई, लेकिन बिहार की जनता नहीं चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि सरकार आए गरीबों की सुनने वाली सरकार है, जहां कार्रवाई, सुनवाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे ध्यान दे। वो सरकार चाहती है जनता। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जान का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर। अब ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है, निकम्मी सरकार है, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। अब आपका सवाल होगा कैसे होगा, नंबर्स कैसे होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पहले कभी भी किसी के सरकार में आप सुनते थे कि बीजेपी का ही विधायक अपने ही मंत्री को गाली दे रहा है, या जदयू का ही विधायक अपने प्रशासन को जो है हत्या का अधिकारी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप कभी देखे हैं क्या मंत्री जो है इस्तीफा दे देता है बिना सीएम से बात किए हुए? अब मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर, जो डीजी उनके प्रधान सचिव हैं, उन पर आरोप लगाता है चंचल कुमार जी पर, और ये भी बोलता है कि संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। कौन करवा रही है? कोई करवा नहीं रहा। अब देखिए, अब कभी हुआ तो नहीं था ऐसा, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा तो हादसा नहीं हुआ। और यही नीतीश कुमार जी अंतरात्मा वाले आदमी हैं, नैतिकता वाले आदमी हैं। तो आपका क्या इशारा है? इनका अंतरात्मा, नैतिकता तो जागना चाहिए ना। देखिए, अब हम तो नहीं कहेंगे, तालमेल तो है नहीं इन लोगों में। इन लोगों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम इस पे, लेकिन जो हमने कहा है वो होगा। पिछले दिनों चिराग की काफ़ी चर्चा हुई, जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई, दो अलग अलग गुट बन गया। और अभी एक जो विरासत है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता रहे, उनके विरासत को लेके बड़ी लड़ाई चल रही है। आप भी मना रहे हैं, चिराग भी मना रहे हैं, पारस जी भी मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का रिश्ता शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पॉलिटिकली क्या होता है नहीं होता उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो देखा गया, जो घर में आग लगाने की कोशिश की गई,
इसमें बिहार की जनता सब जानती कब कैसे कौन क्या किया। ये नीतीश कुमार जी का ही किया गया और 2005 में भी नीतीश कुमार जी ने कोशिश की थी लोजपा को तोड़ने की। ये किसी से छुपा नहीं। अब बिहार में कहीं भी चाय की दुकान में भी बैठ के किसी से भी पूछ दीजिएगा कि कौन करवाया, तो सीधे बोलेगा नीतीश कुमार जी ने करवाया। खैर जो भी है, हालांकि उनको ध्यान बिहार के लोगों पे देना चाहिए, लेकिन वो अपना से जीवन अच्छे से निकल जाए तो तिगरमबाजी में लगे रहते हैं। तभी ना चौथी नंबर की पार्टी जनता ने बनाया, तीसरी नंबर की पार्टी जो है चुनाव आयोग ने बनाया और मुख्यमंत्री बने हुए। हालांकि अंतरात्मा है उनका, भले ही बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ी हो। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि चिराग पासवान जी के साथ या लोजपा में जो भी हुआ वो गलत हुआ। चिराग पासवान जी अध्यक्ष थे, रामविलास जी के रहते हुए में वो बन गए थे। तो साफ तौर पे पार्टी किसकी है इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ हमारा से चिराग पासवान जी को विषय कि लीगल बैटल जो भी होगा पार्टी का उसमें निकल के आए, लेकिन उनको अब रास्ता तय करना पड़ेगा, वेदर ही विल गो विद बंच ऑफ थॉट्स और वेदर ही विल गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। यही सवाल मैं पूछ रहा था आपसे। वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ जाएंगे या संविधान के साथ जाएंगे, ये तय उनको करना है। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के दोनों आरोपियों इमरान मलिक और नासिर को दिल्ली लाया गया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। अब इमरान और नासिर से एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ होगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल बम धमाका मामले में एक नया पर्दाफाश हुआ है। एनआईए के मुताबिक साजिश के कुछ नए किरदार सामने आए हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धमाके के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के शामली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे एनआईए की टीम गिरफ्तार करके पटना ले आई है। इन दोनों नए किरदारों को धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दरभंगा साजिश के नए किरदार। सामने आए धमाके के मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के 2 नए मोहरे। दरभंगा साजिश में सबसे बड़ा पर्दाफाश। पटना एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम और पुलिस से घिरे इन दोनों शख्स को गौर से देखिए। इनमें से एक का नाम है मोहम्मद सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और दूसरे का नाम है कफील। एनआईए के मुताबिक ये दोनों दरभंगा धमाके की साजिश के नए किरदार हैं। जाहिर है नए चेहरे सामने आने के बाद साजिश की जड़ें और गहरी होंगी और आगे कई बड़े पर्दाफाश होंगे। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। एनआईए इस मामले की जांच शुरू की तो तब से लेकर अब तक कई बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हैदराबाद से इमरान और नसीर पकड़ा गया, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के शामली से कफील और सलीम को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। जब हैदराबाद से इमरान और नासिर को पकड़ा गया था तब इनके तार पाकिस्तान से जुड़े थे, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक बड़े मोहरे इमरान नासिर नहीं बल्कि सलीम और कफील हैं। एनआईए की जांच के मुताबिक सलीम और कफील ही दरभंगा हमले के मास्टरमाइंड हैं। इसी साल फरवरी में सलीम के घर पर साजिश रची गई थी, जिसमें ट्रेन में आईडी लगाने की साजिश रची गई थी।
धमाके से कितना नुकसान हुआ होगा इसका अंदाजा भी लगाया गया था। एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास, तो हम ये चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं, और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का, और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी, और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। सलीम और कफील की गिरफ्तारी ने पूरी साजिश की कहानी को बदल कर रख दिया है। जांच एजेंसियों ने भी साफ कर दिया है कि इन दोनों का नाता पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। सलीम इकबाल खाना के इशारे पर काम करता था। यहाँ तक हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाइयों को भी यही कंट्रोल करते थे, जिसमें सबसे खतरनाक मोहम्मद सलीम उर्फ हाजी सलीम है। जानकारी के मुताबिक सलीम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इकबाल खाना का करीबी था। सलीम के घर में सारी साजिश पाकिस्तान में बैठे इकबाल के इशारे पर बनाई गई थी। दरभंगा हमले के साजिश में सलीम का किरदार इतना अहम था कि वो पाकिस्तान में बैठे इकबाल खाना और बाकी आरोपियों के बीच एक अहम कड़ी बन चुका था। बताया जा रहा है कि धमाके के लिए फंड के इंतजाम में सलीम ने अहम रोल निभाया था। दरभंगा मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 हैदराबाद से और 2 उत्तर प्रदेश के शामली से। गिरफ्तार इन चारों आरोपियों को पटना लाया गया है और एनआईए की टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस धमाके का कनेक्शन पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से है, और जल्द ही इसका पुख्ता सबूत दुनिया के सामने भी होगा। दरभंगा धमाके के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाथ होने का शक तो पहले से था, लेकिन अब इसके सबूत भी मिल गए हैं। माना जा रहा है कि हैदराबाद से पकड़े गए नासिर और इमरान से पूछताछ में अभी कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। इस साजिश से जुड़े कुछ और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। भारत में लश्कर के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हो सकता है। दिल्ली में कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए आर्थिक मदद देने का फैसला दिल्ली कैबिनेट ने किया। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी एसडीएम के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। ट्विटर के खिलाफ अब दिल्ली में भी शिकायत की गई है। आदित्य सिंह देशवाल नाम के एक वकील ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डीसीपी साइबर सेल से देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश होने के मामले में यह शिकायत दर्ज करवाई गई। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और इसे विकास, जनसेवा और कानून के राज की जीत बताया। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। नड्डा कुल्लू में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावों के साथ साथ संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर भी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। कुल्लू में पार्टी के साथियों के साथ एक बैठक रखी है और उस बैठक में भी रहेंगे। सब तरह की चर्चा की जा सकती है। बिहार के कई इलाकों में बारिश थमने के बाद नदियों के उफान ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। मोतिहारी में तो गंडक और सिकरहना नदी के किनारे बसे कुछ गांव के लोग कटान को देखकर खौफ से भर गए, क्योंकि वहां सिकरहना नदी कई मकानों को अपने आगोश में ले चुकी है। ऐसी ही एक तस्वीर सुगौली इलाके से भी आई, जहां एक मकान देखते ही देखते उस नदी में समा गया। इस हादसे के वक्त वहां गांव के कुछ लोग मौजूद दिखे, जो इस खौफनाक मंजर को देखकर सहम गए। ये मकान कुछ साल पहले नदी से 100 मीटर दूर बनाया गया था, लेकिन बीते सालों में सिकरहना नदी ने अपना रुख गांव की तरफ मोड़ लिया, जिससे इलाके के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के कई मकान नदी के कटान के जद में आ चुके हैं। नदी का पानी मकानों के पास पहुंच चुका है और तेजी से मिट्टी को काट रहा है। बाकी घरों के नदी में समाने का खतरा भी मंडराने लगा है। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे।
उन्होंने अपने सीएम चुने जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सिपाही के बेटे को राज्य की सेवा करने का मौका दिया गया। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। एकदम युवा हैं आप, नई जिम्मेदारी। और यहाँ अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो तो सरकारी नौकरी की, और युवाओं को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय तक, चाहे वो छात्र राजनीति में रहा हूँ, चाहे मैंने युवा मोर्चा में काम किया है, दोनों ही समय में मैंने युवाओं के और नौजवानों के और बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। मैं उनको भली भांति जानता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़ूं, कहीं ना कहीं उनके घावों को मरहम लगाने का काम करूं। प्रायोरिटी में क्या कुछ रहने वाला है? प्रायोरिटी में हमारे प्रदेश का विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स भी हैं आपकी पार्टी में, और वो जो है साइड हो गए, आपको जो है प्राथमिकता दी गई है आला कमान की तरफ से। किस तरीके से उनको साथ लेकर चलेंगे? नहीं, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। उनका हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान होने के बाद खटीमा में जश्न का माहौल देखा गया। वहीं उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है? याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी के हाथ आ रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए होगा, सब कुछ करेगा। बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं, आज भगवान ने सुन ली, बन गया। बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया, और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। कितनी खुशी हो रही है बेटा? पापा बहुत। आप कौन है उनके? बेटा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। अच्छा, और कितने भाई हैं आपके? एक भाई हैं। तो घर में खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप? अब मैं नेता बनूंगा। क्या लग रहा है? अच्छा, पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। ईडी ने दिल्ली और यूपी के कई ठिकानों पर छापे मारकर धर्मांतरण के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग और हवाला कनेक्शन तक का पता लगाया है। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण के इस गैंग के तार देश के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। अभी तो फिलहाल इस मामले में 6 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के आसार बन रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का फैला जाल। एटीएस की जांच कई जिलों में फैली। यूपी से गुजरात तक फैले तार। धर्मांतरण का हवाला कनेक्शन। धर्मांतरण के मामले में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ती जा रही हैं और प्याज की परतों की तरह गुत्थी को खोलती जा रही हैं, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले किस्से और किरदार
दोनों सामने आते जा रहे हैं। 21 जून को अवैध धर्मांतरण का मामला पहली बार सामने आने के बाद अब तक यानी बीते 12 दिनों में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो अभी तक सामने आई है वो ये कि धर्मांतरण का ये जाल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि गुजरात समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम के दिल्ली वाले घर पर आज ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी जामिया नगर इलाके में की गई, जहां पर उमर गौतम का घर है। इसके अलावा इस्लामिक दावा सेंटर के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। उमर के जामिया वाले मकान के अलावा उसके दफ्तर की भी खाना तलाशी ईडी ने ली है। उमर के घर और दफ्तर के अलावा दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे गए। दरअसल ईडी को इत्तला थी कि संस्था के बैंक खातों से विदेशी फंडिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने कार्रवाई की। जिस वक्त दिल्ली में ईडी के छापे मारे जा रहे थे, ऐन उसी समय यूपी में लखनऊ समेत 3 और जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। जिस वक्त अवैध धर्मांतरण के मामले में ईडी ने जामिया के बटला हाउस में आरोपी उमर गौतम के घर और इस्लामिक दावा के दफ्तर पर छापेमारी की, उस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां मौजूद नजर आए। जब तक ईडी की छापेमारी चलती रही, अमानतुल्लाह खान अपने कुछ लोगों के साथ गौतम के घर के बाहर ही खड़े रहे। बता दें कि आरोपी उमर गौतम और जहांगीर से हुई पूछताछ के आधार पर ही ईडी ने आज दिल्ली और यूपी के 6 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि इस मामले में जल्द ही ईडी इन आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। इसी बीच धर्मांतरण के मामले में आरोपी उमर गौतम का यूपी के फतेहपुर से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। खबर के मुताबिक एटीएस की शुरुआती जांच में पता चला है कि उमर गौतम फतेहपुर जिले की 4 अलग अलग जगहों पर आकर तकरीर देता था। इसमें 3 मदरसे और 1 स्कूल का नाम शामिल है। बताया जाता है कि इन्हीं जगहों पर उमर गौतम तकरीर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। एटीएस ने अब फतेहपुर में भी सबूतों की तलाश तेज कर दी है और उन आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया है जिनका उमर या धर्मांतरण के इस गैंग से कोई नाता है। काफी डिटेल जांच इसमें कराई जा रही है और जांच उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर इसमें पहुंचा जाएगा। इस बीच एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की रिमांड मांगी है, क्योंकि धर्मांतरण के विदेशी फंडिंग के मामले में सलाउद्दीन के सीने में अभी कई राज छिपे होने का अंदेशा है। बताया जा रहा है सलाउद्दीन वही शख्स है जो इस धर्मांतरण के मामले में फंडिंग का काम देखता था। आरोप है कि सलाउद्दीन ही विदेशों से पैसा मंगवाकर उमर को दिया करता था, यानी दोनों के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि सलाउद्दीन पैसे भेजने के लिए हवाला का इस्तेमाल करता था। अब तक की जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि सलाउद्दीन ने 30 लाख रुपए वडोदरा से यूपी में 5 अलग अलग जगह कई बार भेजे हैं। जिस वक्त पुलिस और जांच एजेंसियां सलाउद्दीन का कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही थीं, तो उन्हें धर्मांतरण मामले का कनेक्शन हवाला से सीधा जुड़ता दिखाई दिया। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान ईडी को जो भी कुछ हाथ लगा, उसके मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे मामले का हवाला कनेक्शन साबित होता है। अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए सलाउद्दीन पर इल्जाम यही है कि उसने उमर को फंडिंग की और अब तक 42 लाख रुपए से ज्यादा हवाला के जरिए पहुंचा चुका है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक हार्ड डिस्क भी जब्त की है। उम्मीद की जा रही है कि उस हार्ड डिस्क में हवाला कनेक्शन से जुड़े कई राज फाश हो सकते हैं। इसी बीच सलाउद्दीन के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंड के बेजा इस्तेमाल करने का मामला भी खुल चुका है। सलाउद्दीन पर आरोप है कि उसने यूके के अल-फलाह फाउंडेशन के फंड का बेजा इस्तेमाल किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक सलाउद्दीन ने एफसीआरए के तहत विदेश से आ रहे फंड में से 42 लाख रुपया हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे और ऐसा उसने 5 से 6 बार किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये गोरख धंधा पिछले 1.5 साल से चल रहा था, लिहाजा अब यूपी एटीएस सलाउद्दीन से पूछताछ करके इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।
एक तरफ जांच एजेंसियां धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क का एक एक सिरा तलाश करने में जुटी हैं, वहीं यूपी के आगरा से एक नाबालिग लड़की के अवैध धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। कुरैशी बनने नहीं दूंगा, जो हिंदू है तो हिंदू बनेंगे और हिंदू रहेंगे जी, हम कुरैशी नहीं बनने दूंगा। वो उधर ले जा करके हमारे बेटी के आधार कार्ड बदल दिया और वो अपने कास्ट बना लिया। खबर है कि नाबालिग लड़की को जयपुर ले जाया गया और फिर वहां उसके साथ निकाह किया गया। इस दौरान जबरन नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का आरोप है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में नाबालिग का नाम बदल दिया गया और उसका एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। फिलहाल नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धारा 420, 120B, 376, 363 और 3/4 पॉक्सो और अन्य धर्मांतरण रिलेटेड जो धाराएं हैं अधिनियम के अंतर्गत, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसी बीच कानपुर में पाकिस्तानी संस्था दावत इस्लामी के लिए फंडिंग का मामला तूल पकड़ता दिखने लगा। सूफी इस्लामी बोर्ड की शिकायत के बाद पुलिस ने कानपुर में कई ऐसी जगहों पर पैसा जुटाने के लिए रखे गए इस तरह के बॉक्स का पता लगाया है। जिन दुकानों के बाहर ये बॉक्स रखे गए हैं, उन दुकानदारों से पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में जो बातें बताई गई हैं और उसके अलावा जो पुलिस जांच कर रही है, इस जांच की जानकारी में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैले इस धर्मांतरण के जाल के एक एक तार का पता लगाने के लिए एटीएस की टीम ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक अपना जाल फैलाया है। यूपी पंचायत चुनावों के नतीजों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को बधाई देते हुए इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। सीएम योगी ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 65 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 4 सीटें अन्य के खातों में गई हैं। कन्नौज की जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की प्रिया शाक्य ने जीत दर्ज की है। महाराजगंज की सीट पर भी बीजेपी के रविकांत पटेल ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा रायबरेली जिला पंचायत सीट पर भी बीजेपी की रंजना चौधरी ने जीत दर्ज की है। कानपुर की जिला पंचायत सीट भी बीजेपी को मिली है। अयोध्या और हरदोई में भी बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है, जबकि आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यूपी में जिला पंचायत की 53 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि 22 सीटों पर निर्विरोध चुने गए हैं। पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसानों, गरीबों और वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। जापान के टोक्यो से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया।
वहां भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई और इस हादसे में 19 लोग लापता हो गए। पिछले 2 दिनों से वहां झमाझम बारिश हो रही थी। इसी बीच जमीन खिसकने की वजह से ऊपर से मिट्टी का सैलाब कुछ मकानों पर आ धमका, जिससे कई घर तबाह हो गए और उनमें रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए। तस्वीर काफी डराने वाली थी, क्योंकि सैलाब बनकर बहते मलबे के सामने जो भी आया वो उसकी आगोश में समा गया। कुछ मकानों का हाल तो ऐसा दिखा जैसा भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी गाड़ी का हो जाता है। वो बिल्कुल पिचके हुए नजर आए। हादसे के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां मलबे में दबी दिखाई थी। इसके अलावा कुदरत के कहर में तबाह हुए मकानों की निशानियां भी दिखी। हालांकि जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के लोग भी घटना वाली जगह पर लापता लोगों की तलाश में जुटे दिखे। इस हादसे में वहां से गुजरने वाली सड़क भी टूट गई। जेल की 4 दीवारी में बंद एक गैंगस्टर और जेल के बाहर देश में फैले उसके शार्प शूटर। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक पहलवान सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली एनसीआर में जुर्म की एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश हुआ जिसके तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक फैले हुए हैं। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा गैंग है। हैरानी इस बात की है कि इस गैंग का सरगना खुद तो जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे उसके जुर्म के काले कारोबार को चला रहे हैं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंग। गैंग में शामिल 600 शार्प शूटर। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन माफिया। 23 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली एनसीआर में जरायम की एक ऐसे ही दुनिया का पर्दाफाश हुआ जिसके तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक फैले हुए हैं। दरअसल सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कई राज्यों में फैले एक ऐसे अपराध लोग की ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें एक नहीं बल्कि कई गैंग और गैंगस्टर शामिल हैं। और खुद दिल्ली पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई जब उसके सामने इस बात का पर्दाफाश हुआ कि इस गैंग में 1-2 नहीं बल्कि 600 शार्प शूटर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम की गिरफ्त में अपने चेहरे को छिपाए काले कपड़ों में खड़ा ये शातिर गैंगस्टर जुर्म की इस दुनिया का खुद एक बड़ा खिलाड़ी है। दरअसल सुशील पहलवान से पूछताछ के बाद जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया तो उसके हाथ नरेश शेट्टी तक आ गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला नरेश शेट्टी जरायाम की दुनिया का एक पुराना और बेहद ही शातिर खिलाड़ी है। नरेश शेट्टी वो क्रिमिनल है जिसने काला जठेड़ी को जरायाम की दुनिया के गुर सिखाए। बकौल पुलिस नरेश शेट्टी खुद भी एक शार्प शूटर है। बता दें कि साल 2020 में नरेश शेट्टी ने काला जठेड़ी को हरियाणा की जेल से भगाने में मदद भी की थी। दिल्ली पुलिस ने करीब 1 महीने पहले नरेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में फैले अपने गैंग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक नरेश शेट्टी गैंगस्टर काला जठेड़ी ही नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर जेल में बंद उसके साथी लॉरेंस बिश्नोई का भी खास गुर्गा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म और जराइम की दुनिया से चोली दामन का साथ है। पुलिस दर्जनों बार बिश्नोई को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन वो जेल के अंदर से अपने गैंग के गुर्गों के जरिए अपना जुर्म का काला कारोबार चला रहा था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब नरेश शेट्टी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करी तो नरेश शेट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और सुशील पहलवान के कई राज स्पेशल सेल के सामने उगल दिए। नरेश शेट्टी ने स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया कि सुशील पहलवान विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त, प्रोडक्शन मनी, धमकी देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के रसूख का इस्तेमाल करता था। फिलहाल हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा गैंगस्टर काला जठेड़ी विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए जुर्म के अपने काले कारोबार को चला रहा है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग एक नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। लॉरेंस खुद तो जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर मौजूद उसके गुर्गे फिरौती, जबरन वसूली, रंगदारी, लूट, डकैती और सुपारी किलिंग के धंधे को चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े कारोबारी हैं। इनमें बड़े ट्रैवल एजेंट, अस्पताल मालिक, डायमंड कारोबारी, गुटखा कारोबारी, अफीम कारोबारी, शराब कारोबारी, रेस्टोरेंट और होटल मालिक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत का सबसे बड़ा गैंग बनाना और खुद सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत में क्राइम का एक ऐसा सिंडिकेट बनाना चाहता है जिसमें तमाम बड़े और शातिर गैंगस्टर उसके इशारे पर काम करें। लिहाजा अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने उत्तर भारत के कई बड़े अपराधियों और उनके गैंग से हाथ मिला रखे हैं। ये गैंगस्टर जुर्म का ये काला कारोबार किस तरह चला रहे हैं, उसकी एक मिसाल आपको सुनवाते हैं। इस ऑडियो क्लिप में फरार गैंगस्टर काला जठेड़ी एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए उसको धमका रहा है। छाड़ा नहीं भाई, तेरे दफ्तरों गोली चली है, मैंने चलवाई है। मैं काला जठेड़ी बोल रहा हूँ, अनिल छिप्पी ने नंबर दिया था तेरा। अच्छा भाई, तो आपने गलत किए थे, इंफॉर्मेशन दे दी। मेरा तो कितने कोई ब्योत तक कौन है भाई, गलत नहीं सही दे दी। माना सब मेरा तेरा बायोडाटा 5 करोड़ रुपए चाहिए भाई, जुगाड़ कर ले, नहीं मारेंगे तुम्हें। जड़ तक जान दो चले जी, ठीक है। जो बचाओ उस पर चले जा, जो तेरा पेंडा चढ़वा दो उस पर चले जाए, ठीक है। मारेंगे तुम्हें भाई, नहीं पैसे दिए भाई। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकूं, मेरा तो कि गलत इंफॉर्मेशन दी है भाई, कति गलत दिए, देख लिया, आगे तेरी मर्जी है भाई। कुछ सुना आपने कैसे गैंगस्टर काला जठेड़ी हरियाणा के किसी कारोबारी को एक्सटॉर्शन कॉल के जरिए उससे 5 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा है। और धमकी भरी इस कॉल के दौरान काला जठेड़ी इस शख्स को पैसे न देने के एवज में उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर काला जठेड़ी है कौन। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। काला जठेड़ी पर लूट, हत्या, उगाही जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में काला जठेड़ी पर कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में काला जठेड़ी का नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है। दावा किया जाता है कि ये दुबई और मलेशिया से अपना गैंग चलाता है। दिल्ली में काला जठेड़ी पर पहला मामला साल 2004 में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम रखा है। इस गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना भी माना जाता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग अवैध वसूली, फिरौती और प्रोडक्शन मनी के धंधे से भी जुड़ा हुआ है। जो शख्स इनके खिलाफ जाता है उसका अंजाम सिर्फ मौत है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एसटीएफ भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 600 शार्प शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल सागर हत्याकांड की कहानी इसलिए और ज्यादा संगीन हो गई है क्योंकि तफ्तीश के दौरान केस के मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया। यानी सुशील कई राज्यों और 600 शार्प शूटरों वाले
इस गैंग की पहली कड़ी निकला। सागर केस की तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस को सुशील पहलवान और काला जठेड़ी के रिश्तों को साबित करने वाला एक वीडियो भी मिला है। 2019 के इस वीडियो में सुशील पहलवान काला जठेड़ी के छोटे भाई की शादी में शरीक हुआ था, लेकिन 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर हत्याकांड के दौरान काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महाल के घायल होने के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नरेश शेट्टी के हाथ में आने के बाद और उसकी बताई जानकारी के आधार पर इस गैंग का जल्द ही सफाया कर देगी। मुंबई के पास थाने की भिवंडी में भीड़ ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई की। बताया गया कि पुलिस की एक टीम वहां चोरी के एक आरोपी की तलाश में गई थी, लेकिन आरोपी पुलिस से बचने के लिए 4 मंजिला एक इमारत में कूद गया और उसकी मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद वहां बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस वालों को पीटा। किसी तरह पुलिस की टीम वहां से निकलने में कामयाब हो पाई। फिलहाल पुलिस वालों की पिटाई के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के कई जिलों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ का संकट गंभीर हो गया है। नेपाल की सीमा से जुड़े कई जिलों में तो बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में राज्य के 22 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। किशनगंज जिले में तो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पहले ही कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। वहां की सभी नदियां उफान पर हैं। किशनगंज से टेढ़ागाछ ब्लॉक की तरफ जाने वाली सभी सड़कें या तो पानी की तेज बहाव की वजह से टूट गई या फिर सैलाब में समा गई। इस तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां एक सड़क के ऊपर से बहते पानी को कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे। इतना ही नहीं, एक मोटरसाइकिल को बांस की मदद से कंधों पर रखकर पानी की तेज बहाव के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सीतामढ़ी से भी सामने आई। वहां भी कमोबेश हालात किशनगंज जैसे ही दिखे। नेपाल की सीमा से जुड़े जिले के कई इलाकों में सैलाब कहर बनकर टूटा। नदी के पानी ने वहां की कुछ सड़कों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, बाढ़ के पानी ने भिट्टा पंचायत को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर बीजेपी ने थर्ड पार्टी जांच की मांग की है। कई बीजेपी विधायकों ने कहा कि गहलोत सरकार ने सीधे कंपनियों से खरीदने के बजाय ऐसे लोगों से उपकरण खरीदे जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। चिकित्सा मंत्री जी बड़ा ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है। बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर क्या मांग की, आप भी सुनिए। कंसंट्रेटर्स के मामले में जब आम आदमी आज भी हम जाएं और उस समय जो कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक तक देने पर उसको कंसंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक जिले में कंसंट्रेटर्स एक जिले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और मैं केवल कंसंट्रेटर नहीं, इस कोविड के दौरान में जितनी भी खरीद राजस्थान सरकार के मेडिकल विभाग ने की है उन सब का एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी। पूरे मामले पर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया है कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीडी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे, फालतू की बात करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दुनिया में जो रेट है
जो रेट उसी रेट पर खरीदेगा। न्यूज 18 की टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर पड़ताल की। कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की गई है। कुछ सांसद कोटे से, कुछ विधायक कोटे से, कुछ राजस्थान सरकार ने खुद खरीद कर दिए हैं। इस वक्त हम जयपुर के नज़दीक रेनवाल के अंदर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ पर भी सप्लाई हुई है। ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेटर है, यूज़ नहीं किया गया। अभी हमारे सामने डिब्बा खोला है, ये चाइनीज़ कंसंट्रेटर है। देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और जिस कंपनी का नाम है वो भी लिख रखा है, चाइनीज़ कंपनी से। इसकी कीमत 59,990 रुपये ये इसकी MRP है, क्योंकि ये विधायक कोटे से सप्लाई किया गया है। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर सप्लाई किए गए। ये निकाल के बताएंगे मैडम, बताएंगे या ये देख सकते हैं कि इसको ये देख। हमारे साथ में डॉक्टर भी हैं, शंकर सिंह जी, आप आएँ, इधर आएँ। शंकर सिंह जी, ये कब आया आपके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कितने आए हैं? ये लगभग 40-45 दिन पहले MLA कोटे द्वारा MLA साहब ने 2 कंसंट्रेटर हमें भेंट किए गए। अभी तक इसको इस्तेमाल किया आपने? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये चाइनीज़ मेड है? चाइनीज मेड इन चाइना। कितने का है ये, आपको रिसिप्ट मिली इसकी? रिसिप्ट नहीं दी गई हमें। इस पर जो प्राइस लिखी हुई है वो 59,999 रुपये। SMS मेडिकल कॉलेज से 2 किस्तों में 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यानी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन थे वो 2 पेशेंट्स के लिए 1 कंसंट्रेटर को यूज़ करने का स्पेसिफिकेशन था, लेकिन हमें जो कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे वो एक ही पेशेंट में यूज़ हो सकते थे। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर के इंडिकेटर देने की उसमें बात थी, वो ऐसा कोई इंडिकेटर उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि वो 93% की प्योरिटी देगा, लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो 93% दे रहा है या 85 से 93% के बीच में अगर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन बिंदुओं को लेकर के ही हमने स्पेसिफिकेशन पर नोट डाला था। उत्तराखंड को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी उत्तराखंड की कमान अब तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी के हाथों में चली गई है। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें CM के रूप में सत्ता संभालने जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के CM के तौर पर शपथ लेंगे। उत्तराखंड में नए CM का ऐलान। पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान। राज्य के 11वें CM होंगे पुष्कर सिंह धामी। पहाड़ पर ढोल नगाड़ों का ये शोर तस्दीक करता है कि उत्तराखंड में CM की कुर्सी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब उत्तराखंड के नए CM के रूप में पुष्कर सिंह धामी राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें शनिवार को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद रविवार शाम 5 बजे का वक्त शपथ ग्रहण के लिए तय किया गया। यही वजह है कि अब पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ पार्टी आला कमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बल्कि राज्य के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करने का दावा भी कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? ये देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। उत्तराखंड के सियासी अखाड़े में पुष्कर सिंह धामी का क्या कद रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा CM हैं। धामी खटीमा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2012 में पहली बार पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से विधायक चुना गया, जबकि 2017 में लगातार दूसरी बार उन्होंने खटीमा सीट से जीत दर्ज की। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धामी को उत्तराखंड के CM भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है।
पुष्कर सिंह धामी के परिवार का दावा है कि जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को। तो जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे उसे। दरअसल उत्तराखंड में महज 4 महीने के भीतर ये सियासी उथल पुथल क्यों हुई, इसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की कहानी सियासी दांव पेंच में ऐसा उलझी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा करने से पहले उनकी सीएम पद से विदाई हो गई। इसी साल उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने राज्य की कमान संभाली, लेकिन वो संवैधानिक संकट में फंस गए। दरअसल तीरथ सिंह रावत मौजूदा समय में विधायक नहीं है। उन्हें शपथ लेने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बनना जरूरी था, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के तहत राज्य में उसी स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकता जब चुनाव की केवल 1 साल बाकी हो। ऐसे में तीरथ को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। यही वजह थी कि तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड भेजा गया, जिनके सामने सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा, इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को ट्वीट के जरिए बधाई दी है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल के लिए श्री राम लला से प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गठन के बाद से अब तक 10 सीएम देख लिए हैं और अब पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।